अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास बट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन या डिस्कशन के साथ। ऑफ कोर्स इसके अंदर हम एक जजमेंट को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो कानूनी सवाल मैं नाजरीन के सामने रखने जा रहा हूँ वो ये है कि क्या हम एक ऐसे शख्स से मुआहिदा कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे एक ऐसे शख्स से प्रॉपर्टी ख़रीद कर सकते हैं जो कि मेंटल डिसेबिलिटी का मालिक हो, यानी कि ये कि वो ऊंचा सुनता हो, यानी कि ये कि वो बहरा हो, यानी कि ये कि वो गूंगा हो, यानी कि ये वो अपना अच्छा बुरा समझने से कासिर हो। लेकिन लॉ के अंदर जो जनरल प्रोविज़न है, एक बिल्कुल ऐसा शख्स जो है जो कि डिक्लेयर्ड हो चुका है कि वो पगला है, वो पागल है, वो मेंटली इनसाउंड है, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोर्ट के थ्रू ही कर सकते हैं। उसकी एक डेक्लरेशन होती है। लेकिन ऐसा शख्स जो बिल्कुल कह लें कि मेंटली ठीक है लेकिन सुनने से आ रही है, बोलने से आ रही है, गूंगा या बहरा है, तो उसके मुतालिक जो है वो हमारी लॉ की प्रोविजंस क्या हैं, क्या हम उनसे मुआहिदा कर सकते हैं, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर ऐसे शख्स से मुआहिदा करते वक्त, प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त, प्रॉपर्टी रेंट पर लेते वक्त, कोई गाड़ी ख़रीदते वक्त या किसी भी नौयत का कोई भी मुआहिदा करते वक्त हमें कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स या एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखना चाहिए। नाज़रीन, सबसे पहले ये कि आप एक विटनेस जो है या दो विटनेस जो हमारी रिक्वायरमेंट है लॉ की, वो आप ऐसे रखें कि जो उस शख्स को पहचानते हों, उस शख्स को जानते हों और उनको पता हो कि वो मेंटली साउंड नहीं है, यानी कि वो कोई उसकी डिसेबिलिटी है, वो लेट सपोज़ वो गूंगा है, बहरा है, वो कुछ समझ नहीं सकता। तो अब आपने प्रॉपर्टी उससे ख़रीद करनी है, ये आपकी मजबूरी है, आपको प्रॉपर्टी पसंद है, आपके घर के साथ लगती है, आपकी कोई दूसरी उसके अंदर इंटरेस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो बेचने वाला है, जो ओनर है, वो किसी डिसेबिलिटी या कोई मेंटली जो है उसके अंदर रिटार्डिएशंस है या मेंटली रिटार्डेड है। अब कानून ज़ाहिर है उसने कोई रास्ता आपको देना है। लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे जो है वो एक ऐसे ही मुआहिदा कर लेते हैं कि जनाब कोई बात नहीं, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, इससे मुआहिदा कर लेंगे तो बस पैसे अदा हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पे कानूनी रिक्वायरमेंट है कि या तो आप उसके गार्डियन के ज़रिए, अब गार्डियन का प्रोसीजर लंबा होता है, आप कोर्ट में जाते हैं, उसको अपॉइंट करवाते हैं। इसके मामले में हमारी लीगल प्रोविज़न भी है, उसका मैं आगे चल के आपको तस्करा देता हूँ कि क्या क्या आपने करना है, लेकिन मैं आपको जनरली बताता चलूँ। एक तो विटनेस जो है वो उस शख्स की तरफ से होने चाहिए जो ना सिर्फ उसको जानते हो, पहचानते हो, बल्कि उन्हें यह भी पता हो कि मेंटली उसका क्या प्रॉब्लम है, क्या वो ऊँचा सुनता है, क्या वो अंडरस्टैंड करने से कासिर है, क्या वो किसी ऐसी कैफियत में है, क्या वो गूंगा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसका कोई गवाह उसकी तरफ से रखें जो उसकी डिसेबिलिटी से वाकिफ़ हो। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि वो जो शख्स गवाह के तौर पर रखा जा रहा है वो और उसका कोई इख्तलाफ या कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ना हो। मिसाल के तौर पर आप उसके किसी हरीफ को, उसे किसी दुश्मन को आप गवाह के तौर पे रख लेते हैं कि जनाब ये, तो वो कहता है जी इससे तो मेरे कत्ल का मुकदमा चल रहा है, ये तो मेरे खिलाफ ही गवाही देगा। नहीं, इधर ज़रूरी ये है कि अगर आप बेटे से करवा रहे हैं जो मेंटली डिसेबल हैं तो उसके बाप से गवाही रख लें, अगर आप बाप है तो बेटे की रख लें। इसी तरह से मियाँ बीवी वाइस वर्सा हो सकता है, ताकि कल को अगर कोई कहे तो आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ये साबित कर सकें कि जनाब अगर ये समझने से कासिर था, अगर इसके अंदर कोई मेंटल डिसेबिलिटी थी तो इसके रिलेटिव जो मैंने गवाह के तौर पे रखे हैं उनमें कोई मेंटल डिसेबिलिटी नहीं थी। ये इम्पॉर्टेंट दो पॉइंट हैं, विटनेस जो पहचानता हो, समझता हो और उसको एक्सप्लेन कर सके, और दूसरा ये कि उसका कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ना हो। इसके अंदर अगली भी कुछ पॉइंट आते हैं कि जनाब अमाउंट आपने जो उसको पे करनी है। मिसाल के तौर पे मैं एक बहरा शख्स है जिससे प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा हूँ और वो सुनने से कासिर हैं, मैंने गवाह भी डाल लिया, मैंने उसके अंदर जो दूसरी चीज़ें थी वो भी कर ली। अब पेमेंट जो है वो मुझे ऐसे मोड से करनी चाहिए जो कल को मैं साबित कर सकूं। मिसाल के तौर पे आप कैश ही पकड़ा दें उसको, तो कैश आप कल को साबित कैसे करेंगे? उसके लिए ज़रूरी अमर ये है या कानून आपसे रिक्वायर करता है कि आप बैंक के अंदर उसकी पेमेंट दें, कोई पे ऑर्डर के ज़रिए, कोई चेक के ज़रिए, कोई दूसरी जो ऐसी जो ट्रेस हो सकें, ताकि आप बैंक को भी इन्वॉल्व कर सकें कि जनाब ये वो शख्स है जिसके अकाउंट के अंदर ये अमाउंट, जब मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदी तब उसके अकाउंट में ये अमाउंट मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र हुई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। चौथी इसके अंदर बात ये है कि आप
प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू पे लें। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बाज़ औक़ात प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए की होती है, आप उसको स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए, दूसरे ड्यूटी बचाने के लिए आप क्या करते हैं, उसको अंडर वैल्यू खरीद लेते हैं। और भाई कल को आपने अगर साबित करना है कि मैंने इसको किया तो कोर्ट कहेगा आपने तो उसको कौड़ियों के भाव उसको लूट लिया बेचारे को, जो सुन नहीं सकता, जो बहरा है, जो गूंगा है, जो मेंटली डिसेबल है। तो ये चंद प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो आपको लेने हैं। इसके मामले में हमारी एक लीगल प्रोविज़न भी मौजूद है, आज जिसे हम ऑर्डर 32 के नाम से जानते हैं। उसका रूल 15 स्पेसिफाई करते हैं और रूल 1 ता 14 जो है वो लेबोरेट करते हैं कि क्या मेंटल डिसेबिलिटी हो तो आपको क्या जो है वो एहतियाती तदाबीर रखनी है। मैं उन लीगल प्रोविज़न पे नहीं जाता ताकि आम ऑडियंस बोर्ड ना हो। लॉयर के जो लोग हैं हमारे लॉ से जो शगफ रखते हैं, जो थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, वो उस प्रोविज़न को पढ़ सकते हैं। ऑर्डर 32 है CPC का, वहाँ से वो इस जानकारी, इस मालूमात को हासिल कर सकते हैं। लेकिन जनरली पब्लिक के लिए ये चीज़ा चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि वो उनको कर सकें, उनको मलूज़ हाथ रख सकें। रिसेंटली इसी मामले के अंदर एक जजमेंट भी आ चुकी है, उसका भी मैं तस्करा किए देता हूँ ताकि अगर आप किसी का हवाला देना चाहें, जो लॉ के स्टूडेंट है तो उनको पता हो कि इस मामले के अंदर जो है वो जजमेंट है। इसके अंदर भी हुआ, फ़तेह मोहम्मद नामी एक शख्स था, उसकी एक प्रॉपर्टी थी और मेंटली वो ऊंचा सुनता था और मेंटली थोड़ा रिटार्टेड था, गूंगा भी था, बहरा भी था। उसके एक भतीजे ने प्रॉपर्टी सारी अपने नाम पे लगवा ली और बेज़ुबानी यानी कि ज़ुबानी इंतकाल करवा दिया। वो जिसने लगवाई उसके बहन भाई ने कहा भाई इसमें हमारा भी शेयर था क्योंकि वो लाभल था। तो उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर कोर्ट ने उस केस को डिक्री कर दिया। उसके बाद वो जो दूसरी पार्टी थी उन्हें उसको अपील में असेल किया और वो पार्टी जीत गई, यानी कि साबित करने में कामयाब हो गई कि ट्रांजैक्शन ठीक हुई थी। उसको फिर आगे रिवीजन पिटिशन में सेल किया गया और इवेंचुअली फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। मैं आपको उसके कवायद लिखवाए देता हूँ। ये जी अपीलेट जुरिडिक्शन में हुआ है और बेंच के अंदर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और ऑनरेबल जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी शामिल थे। सिविल अपील नंबर 415 ऑफ 2018 है और इसका जो टाइटल है वो है ज़फ़र अफजल अदर वर्सेस आशिक हुसैन और इसकी जो डेट ऑफ हियरिंग थी वो 12/4/2023। इसके अंदर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं प्रिंसिपल को असर्ट किया, उन्हीं प्रिंसिपल को दोबारा उजागर किया और ये बताया कि आप किसी ऐसे शख्स से जो मेंटली रिटार्डेड है, जो सुनने या बोलने से कासिर हैं, उसके साथ अगर आप किसी भी किस्म का मुआहिदा कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए। नाज़रीन, आप में से भी कोई अगर इस तरह की ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो तो हमारे इस वीलॉग से फ़ायदा उठाए ताकि उसको कल को हाँ किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये मालूमात, हमारी ये डिस्कशन आपके काम आएगी और आप इससे इस्तिफ़ादा उठा सकेंगे। किसी नए वीलॉग में किसी नई कानूनी, आइनी या सियासी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।